हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लार्गो एजुकेशन। तो आज हम बात करेंगे चाइना से आए एक नए वायरस के बारे में जिसका नाम है G4EA-H1N1। G4EA-H1N1 एक जेनोटाइप वायरस है। जेनोटाइप वायरस मतलब स्वाइन फ्लू वायरस का ही म्यूटेटेड फॉर्म है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे कि चाइना से ही सभी प्रकार के वायरस, इतने सारे वायरसेस क्यों निकल के आ रहे हैं, और उनके वेट मार्केट के बारे में भी हम कुछ जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। G4EA-H1N1 का पूरा नाम है जेनोटाइप 4 यूरेशियन एवियन लाइक हेमोग्लोबिन एंड मिनिडासिस वायरस। ओके, इसका फुल फॉर्म है ये। आगे देखते हैं, इस वायरस के बारे में जान लेते हैं। ये वायरस स्टडी किया गया था अमेरिकन और चाइना के दो इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स का नाम था प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ द साइंसेस, PNAS। इनने स्टडी किया चाइना के 10 प्रोविंसेस को 2011 से लेकर 2018 तक। अब उन्होंने स्टडी में क्या पाया? उन्होंने स्टडी में ये पाया कि पिग्स फॉर्म में काम करने वाले 10% वर्कर्स, पिग्स फॉर्म्स के टोटल वर्कर्स में से 10% वर्कर्स आर इन्फेक्टेड ऑफ द G4 वायरस। G4 वायरस से ये इन्फेक्टेड थे। G4 वायरस यूरेशियन एवियन लाइक H1N1 वायरस हैज़ बीन स्प्रेडिंग इन द पिग्स इन चाइना सिंस 2016। ये वायरस पिग्स में फैलना स्टार्ट हुआ था 2016 से, एंड हैज़ बिकम द प्रेडोमिनेंट जीनोटाइप फाउंड इन चाइनीज़ पिग्स। अब लगभग बहुत सारी पिग्स में ये वायरस पाया जाने लगा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, दीज वायरस हैव द राइट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कॉजिंग इन्फेक्शन इन पीपल, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू ग्रो हेल इन ह्यूमन लंग्स एंड स्प्रेड बाय द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन एनिमल मॉडल। मतलब कि इसके पास एबिलिटी है कि ये ह्यूमन के लंग्स में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, और जो हमारे ड्रॉपलेट्स हैं, हमारे स्प्रेड बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन एनिमल मॉडल, एनिमल के थ्रू भी फैल सकता है। While 2 human infection with G4 virus have previously seen reported, this study found that 10% of the swine workers from whom blood samples were taken in China had evidence of prior infection with G4 virus, suggesting that human infection is more common than previously thought। मतलब कि पहले जैसा सोचा गया था उससे ज़्यादा लोगों में, बहुत ज़्यादा लोगों में ये वायरस का इन्फेक्शन पाया गया है। आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट ने ये भी कंफर्म किया है कि जो स्वाइन फ्लू वायरस, स्वाइन फ्लू वायरस 2009 में फैला था, और उसके बाद 2011 में इनने स्टडी चालू किया था। 2009 में स्वाइन फ्लू वायरस पेंडेमिक बन चुका था पूरे विश्व के लिए। तो और स्वाइन का मतलब ही होता है पिग, तो स्वाइन फ्लू मतलब पिग से जो वायरस फैला था ह्यूमन में, उसको स्वाइन फ्लू वायरस बोला गया। तो जो अपन के पास स्वाइन फ्लू की वैक्सीन अवेलेबल है वो इस G4 वायरस में काम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये एक G4 वायरस जो है स्वाइन फ्लू का ही म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ द वायरस है। ओके, अभी इसका ट्रांसफॉर्मेशन केवल एनिमल टू ह्यूमन हो रहा है, मतलब पिग्स से केवल ये ह्यूमन में फैल रहा है। अभी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। बट साइंटिस्ट ने ये दावा किया है अपनी स्टडी में कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत जल्दी ही हो सकता है, क्योंकि ये जो वायरस है वो पिग में बहुत जल्दी म्यूटेट कर रहा है। तो ये मे बी ये कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद ये पेंडेमिक का रूप ले सकता है। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? इसके सिम्टम्स हैं कफ, बहुत ज़्यादा खराश होना गले में, फीवर, बहुत हाई फीवर, और बॉडी पेन, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द, पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होना। तो ये H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस जो कि ये म्यूटेटेड फॉर्म है G4, उसके लक्षण हैं। चाइना में और भी डिसीज़ अभी आपने न्यूज़ में सुनी होंगी, जैसे कि ब्लैक डेथ, जिसको ब्यूबोनिक प्लेग भी बोला जाता है। ये 1960-70s के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसका आतंक था। इनका फिर से कुछ इन्फेक्शन केसेस मिले हैं चाइना में, इनके कुछ प्रांतों में। ओके, और देख लेते हैं हंता वायरस। ये मार्च में एक ग्लोबल टाइम ने ये रिपोर्ट आई थी कि मार्च में भी कुछ लोगों में हंता वायरस के लक्षण पाए गए थे चाइना में। तो अब देखते हैं दोस्तों कि चाइना में ही इतने सारे वायरसेस क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। चाइना में क्या ऐसा रीज़न है, क्या ऐसी चीज़ है कि सारे वायरसेस वहीं से आ रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली, जो कि पेंडेमिक बन जाते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। कुछ रीज़न्स का मैं आपके यहाँ पर डिस्कस करूँगा।
उसमें से एक रीज़न है 4 पेट्स कैंपेन, जो कि माओ जेडोंग ने 1958 से 1962 तक चलाया था। अच्छा, 4 पेट कैंपेन किस प्रोग्राम के अंडर चलाया गया था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें चाइना को, माओ जेडोंग ने ये सोचा था कि चाइना को हम एग्रीकल्चर इकॉनमी से इंडस्ट्रियलाइज इकॉनमी में तब्दील कर देंगे और अगले 10 सालों में हम वेस्टर्न पावर्स के इक्विवेलेंट आ जाएंगे। मतलब कि हम चाइना को इतना ज़्यादा डेवलप कर देंगे कि वो वेस्टर्न पावर्स उस समय की थी, जैसे यूरोप और अमेरिका, उनके इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब होता है एक लंबी छलांग लगाना। तो उन्होंने, माओ जेडोंग ने ये सोचा था। उसके अंदर क्या किया कि चाइना में इसके पहले बहुत ज़्यादा बीमारियां और फेमाइन आया करते थे, छोटे छोटे फेमाइन आया करते थे, किसी किसी प्रोविंस में बिल्कुल खाने के कुछ भी नहीं होता था और बहुत सी बीमारियां आती थी। तो उन्होंने ये देखा कि इनके कॉज क्या क्या हैं। जैसे इनके मेन कॉज थे रैट्स, फाइल्स, मॉस्किटो और स्पैरोज़। अच्छा, स्पैरोज़ तो ज़्यादा बीमारियां नहीं फैलाती थी, पर इन्होंने स्पैरोज़ को क्यों शामिल कर दिया? माओ जेडोंग को किसी ने ये कह दिया कि स्पैरो जो है एक साल में 5 किलो तक अनाज खा जाती है। अब माओ जेडोंग ने ये कैलकुलेशन की कि एक स्पैरो अगर एक साल में 5 किलो तक अनाज खा जाती है, तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ स्पैरोज़ उनने पूरी कंट्री में कर दिया, तो उनको नंबर बहुत बड़ा मिला। तो उनने ये सोचा कि इतना बड़ा नंबर तो वो केवल स्पैरो ही खा जा रही हैं, तो इनको भी 4 पेट्स कैंपेन में शामिल कर लिया। अच्छा, इसमें क्या किया इन्होंने कि इन लोगों, मतलब ये जो 4 पेट्स थे, इनको इस कैंपेन के थ्रू मारने का आदेश दिया गया माओ जेडोंग द्वारा। मतलब उन्होंने ये किया कि जितने ज़्यादा आप इनको मार सकते हो मारो, क्योंकि ये हमारे देश को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। रैट्स से बहुत टाइप की बीमारियां फैलती हैं, फ्लाई से, मॉस्किटोज से और स्पैरो से। स्पैरो को बाय द वे हमारे यहाँ पे गौरैया के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने ये स्टार्ट किया। माओ जेडोंग के स्पैरो, बाकी से तो अब ठीक था, स्पैरो जो थी वो बहुत फूड चेन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। अब आके इसके बारे में देखते हैं। हाँ, रैट्स, फाइल्स और मॉस्किटो के कारण कुछ बीमारियां ज़रूर कम हुई थी चाइना में फैलना, जो कि इनके कारण होती थी। लेकिन अगर स्पैरो को जब लोग मारने लगे, लोग स्पैरो को एज ए एडवेंचरस ट्रिप के जैसे मारने लगे। जैसे कि गांव का गांव चिड़ियों को मारने के लिए निकल जाता था, बूढ़े थालियां बजाते थे, बच्चे उन पर पत्थर और गुलेल से मारते थे, कंचों से मारते थे। तो ये सब कंपटीशन चलने लगा। एक गांव से दूसरे गांव के लोगों के बीच कंपटीशन होने लगा कि हाँ, हमने इतनी चिड़िया मारी और हमने इतनी चिड़िया मारी, तो ये कंपटीशन चलने लगा। तो केवल 2 सालों में 1958 से लेके 1960 तक ही उनको ये समझ में आने लगा कि चाइना में लगभग 60% ऑफ द स्पैरो आर डेड। मतलब 60% स्पैरोज जो थी 1960 के दशक तक आते आते ख़त्म हो चुकी थी। अब देखते हैं आगे इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर मैथ। तो वहाँ के ऑर्थनोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था सो सिन चेंग, इन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि जिस चीज़ के लिए, मतलब स्पैरो का क्या था कि जैसे कि अनाज खा जाती थी, तो उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि अनाज की पैदावार, अनाज मतलब राइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था, तो राइस की पैदावार बढ़ने से ज़्यादा और घटने लगी उल्टा। तो उन्होंने इसके कारण मतलब सर्च किए, तो उनके कारण में ये पता चला कि बेड बग्स और लोकटस, जिसको स्पैरो खाती थी, जो इनका मेन फूड था स्पैरो का, उनकी तादाद बढ़ने लगी। क्योंकि स्पैरो को आपने मतलब चाइना के लोगों ने मारना चालू किया, तो बेड बग्स और लोकटस को खाने वाला कोई नहीं रहा। तो लोकटस और बेडबग्स की इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ी कि 1962 तक आते आते चाइना में भुखमरी के हालात जैसे हो गए। और 1965 के बाद तो चाइना में बहुत बड़ा एक ग्रेट फेमाइन आया, ग्रेट चाइनीज़ फेमाइन जिसको कहा जाता है। इसके कारण वहाँ पे लाखों लोगों की मौत हो गई। ग्रेट चाइनीज़ फेमाइन के आने के बाद लोगों ने फिर वहाँ पे क्या स्टार्ट कर दिया, वाइल्ड लाइफ का कंजप्शन। वाइल्ड लाइफ के कंजप्शन में जैसे कि पेंगुइन स्टार्ट कर दिया खाना, स्नेक्स खाना स्टार्ट कर दिया। मतलब उनको जो मिलता था वो खा लेते थे, क्योंकि भुखमरी के हालात थे, खाने को कुछ भी नहीं था, ना उनके पास किसी टाइप की इनकम ऑफ सोर्स था, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया और जानवरों को पकड़ पकड़ के उन्होंने बेचना स्टार्ट किया। जब
70 और 80 के दशक में छोटे छोटे वेट मार्केट चाइना के शहरों में खुलने लगे थे। तो जब 1960 में जब ये देखा गया कि वहाँ पे लोकटस और बेडबग्स का बहुत ज़्यादा राइस प्रोडक्शन में इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो 2.5 लाख से ज़्यादा स्पैरोज़ उन्होंने सोवियत संघ से, मतलब उस टाइम के जो यूएसएसआर था वहाँ से मंगानी पड़ी। तो चाइना ने कभी भी इकोलॉजी को ध्यान में रख के कोई भी डिसीज़न लिया, फिर बाद कोई भी डिसीज़न नहीं लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 1960 और 70 तक आते आते यहाँ 70 और 75 तक आते आते यहाँ पे वेट मार्केट्स बहुत ज़्यादा ओपन हो गए थे। चाइना को बाय द वे यूएन की एक संस्था है, उन्होंने इकोलॉजिकल हब कहा है। इकोलॉजिकल हब मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरह के स्पीसीज़ का घर है वो। तो चाइना में डिफरेंट तरीके के बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, डिफरेंट तरीके के। तो उनका कंजप्शन वहाँ पे धीरे धीरे स्टार्ट हो गया 75 to 80 तक आते आते। अब वहाँ पे 75 और 80 तक आते आते जब वहाँ पे कंजप्शन स्टार्ट हो गया, तो चाइना के लोगों ने देखा कि इसका मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो चाइना में फिर डिफरेंट तरीके की इसके कारण बीमारी आने लगी। 2003 में भी एक बीमारी आई थी सार्स नाम की। 2009 में स्वाइन फ्लू आ गया। ठीक है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए चाइना की सरकार ने ये ट्राई किया कि हम इन सभी चीज़ों को बैन करेंगे। अब वहाँ चाइना की सरकार ने बैन कैसे लगाया, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में गुटखा के ऊपर बैन लगा हुआ है। आप सरकार के द्वारा बैन लगाया हुआ है कि आप पब्लिक प्लेस में नहीं बेच सकते, बट ये वेल नोन फैक्ट है कि ये इतना इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। तो ये कुछ बातें थीं जो वहाँ पे डिफरेंट तरीके की डिसीज़ को जन्म देती हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।